तो आप सभी का दीक्षांत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी के इस विशेष सत्र में मैं शंकर झा स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है सो एनसीईआरटी की जो कक्षा चल रही है 8th क्लास की, आज 8th क्लास की एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है। लेकिन कल जो हम लोग इंडस्ट्री के बारे में कक्षा कर रहे थे, तो इंडस्ट्री से संबंधित 2 टॉपिक छोटे छोटे बचे हुए हैं जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। और उसके बाद जो 8th क्लास के एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है मानव संसाधन, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के टॉपिक से कोरिलेट होने के लिए कल वाले टॉपिक को पॉइंट आउट कर लेते हैं ताकि हम लोग टॉपिक से जुड़ जाएं। तो कल हम लोगों ने उद्योग के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि आखिर अर्थ उद्योग होता क्या है। फिर दूसरा हम लोगों ने उद्योग का वर्गीकरण किया था। तो उसमें एक कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर उसमें 4 प्रकार के उद्योग, दूसरा आकार के आधार पर यानी निवेश के आकार पर, तो उसमें बेसिकली 2 प्रकार का उद्योग बताया था आपको, और तीसरा ऑनरशिप के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। तो ऑनरशिप के आधार पर आपको 4 प्रकार का उद्योग बताए थे। फिर हम लोग आगे बढ़े थे उसमें कि जो लौह उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो कहीं पर जो इंडस्ट्रियल लोकेशन होता है वो किन किन कारणों से प्रभावित होता है, उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। फिर लौह इस्पात उद्योग पर हम लोग गए थे। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था लौह इस्पात उद्योग का इंट्रोडक्शन लिया था। फिर लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण की जो बदलती हुई प्रवृत्ति है उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। उसमें 3 ट्रेंड पर हम लोगों ने चर्चा किया था कि 1800 तक लौह इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण की क्या प्रवृत्ति थी, 1800 से लेकर 1950 तक लौह इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण की क्या प्रवृत्ति थी, और 1950 के बाद अब तक लौह इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण की क्या प्रवृत्ति है। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज के मेंस में भी आया है जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम लोग लौह इस्पात उद्योग पर गए थे। तो भारत में कहाँ कहाँ पर लौह इस्पात उद्योग है वो आपको बताया था, और जो जमशेदपुर में टिस्को है उसकी स्थापना, और फिर उसकी स्थापना के लिए क्या वहाँ पर आधारभूत सुविधाएं हैं जिसके कारण टिस्को स्थापित हुआ, उसके बारे में बताया। फिर पिट्सबर्ग जो लौह इस्पात उद्योग क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसके बारे में आपको बताया कि उसकी लोकेशन की क्या सुविधाएं हैं। उसके बाद हम लोग सूती वस्त्र उद्योग पर गए थे। तो वस्त्र उद्योग का एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिया था। उसके बाद हम लोगों ने भारत में जो वस्त्र उद्योग का विकास, उससे संबंधित कुछ फैक्ट, और फिर जो गुजरात और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग का अत्यधिक संकेंद्रण है, कंसंट्रेशन है, इसके पीछे क्या कारण है उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था। और फिर जापान में जो ओसाका सूती वस्त्र उद्योग है, तो ओसाका में वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण की क्या क्या सुविधाएं हैं इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था। फिर हम लोग जो है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में पढ़े थे। तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का जो नाभि क्षेत्र है यानी कि जो न्यूक्लियस पॉइंट है, कोर एरिया है, तो 2 कोर एरिया पर हम लोगों ने चर्चा किया था। एक जो यूएसए के कैलिफोर्निया में है, उसकी स्थानीयकरण के लिए क्या सुविधाएं थी उसके बारे में, और भारत में जो बेंगलुरु सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या संचार कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के स्थापित होने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं इसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। आज हम लोग इंडस्ट्री से संबंधित 2 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक औद्योगिक प्रदेश जो आपके सामने में है, और एक औद्योगिक दुर्घटना के ऊपर चर्चा करेंगे जो 8th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ। ये औद्योगिक प्रदेश आप समझिए कि आगे जो है सो यूपीएससी में हर एक जगह आपको काम देगा। और आप प्रश्न कैसे पूछेंगे आपको पता ही है। हम लोग अभी 15-20 मिनट कंटिन्यू क्लास करेंगे और उसके बाद हम फिर आपके पास आएंगे, आपके चैट को देखेंगे और आपके जो भी प्रश्न होंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जो उद्योग से बचे हुए 2 टॉपिक हैं उसको जान लेते हैं, फिर मानव संसाधन के ऊपर हम लोग चलेंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं कि आपके सामने स्क्रीन पर है भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। तो भारत में जो है औद्योगिक प्रदेश कहते किसको हैं ये आपको जानना है। हालांकि औद्योगिक प्रदेश के सीमांकन के आधार होते हैं कि किस आधार पर हम किसी क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश, इंडस्ट्रियल रीजन के अंतर्गत रखते हैं। वो भारत में वर्तमान में 8 औद्योगिक प्रदेश है, जिसमें एक है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश,
दूसरा है बेंगलुरु कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश, तीसरा है हुगली औद्योगिक प्रदेश जो पश्चिम बंगाल में है, चौथा हो जाएगा अहमदाबाद बड़ौदरा सूरत औद्योगिक प्रदेश जो गुजरात में हो जाएगा, पांचवा है छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश जो झारखंड में हो जाएगा, छठा है विशाखापत्तनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, सातवां है दिल्ली गुरुग्राम मेरठ औद्योगिक प्रदेश यानी कि एनसीआर दिल्ली, मेरठ यूपी में और गुरुग्राम हरियाणा में, और आठवां है कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश जो बेसिकली कहाँ पर है, केरल में। अब यदि हम इसे भारत के मानचित्र पर देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये जो पश्चिम बंगाल में रीजन में है ये हुगली औद्योगिक प्रदेश है, ये झारखंड में छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है, यहाँ पर विशाखापत्तनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश है, ये कोल्लम तिरुवनंतपुरम केरल में औद्योगिक प्रदेश है, ये बेंगलुरु मदुरई कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश है, ये मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश है, ये अहमदाबाद बड़ौदरा सूरत औद्योगिक प्रदेश और ये मेरठ गुरुग्राम दिल्ली औद्योगिक प्रदेश है। ये जो 8 औद्योगिक प्रदेश हैं भारत में, हम किसको औद्योगिक प्रदेश कहते हैं ये आपको जानना है, और औद्योगिक प्रदेश की क्या विशेषताएं होती है वो। तो एक जो औद्योगिक प्रदेश होता है, बेसिकली औद्योगिक प्रदेश का अर्थ ये होता है कि जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ कई उद्योग और एक उद्योग के अंतर्गत कई सारे कारखाने हों, दो शब्द हमने यहाँ पर यूज किया है कि एक साथ कई उद्योग, एक साथ क्या हो, कई उद्योग हो, और प्रत्येक उद्योग के अंतर्गत क्या हो, कई कारखाने हो, तो इससे जो भूदृश्य लैंडस्केप विकसित होता है उसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर एक उद्योग दूसरे उद्योग के लिए आधार स्तंभ के रूप में काम करता है, यानी कि एक उद्योग दूसरे उद्योग से जुड़े होते हैं, कोई कच्चे माल के लिए उद्योग से जुड़ा होता है तो कोई उत्पाद के रूप में जुड़ा होता है। तो एक औद्योगिक प्रदेश से तात्पर्य ऐसे औद्योगिक रीजन से होता है जहां पर एक साथ कई उद्योग स्थापित हो। कई उद्योग का अर्थ है कि रासायन उद्योग हो, सूती वस्त्र उद्योग हो, भेषज हो, कई उद्योग, और प्रत्येक उद्योग के अंतर्गत जब कई कारखाने स्थापित हो और प्रत्येक उद्योग एक दूसरे से लिंक हो तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो औद्योगिक प्रदेश होते हैं वहाँ पर नगरीकरण और औद्योगिकरण दोनों अनुगामी होते हैं, अर्थात जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ेगा वैसे वैसे नगरीकरण बढ़ते हैं। तीसरी इसकी विशेषता होती है कि औद्योगिक क्षेत्र की जो पहचान होती है वो दूर से चिमनियों से निकलते हुए जो धुएं दिखाई देते हैं वो औद्योगिक क्षेत्र की पहचान होती है। चौथा, यहाँ पर बड़े बड़े परिवहन यार्ड होते हैं, रेल यार्ड होगा, जो है सो जो अन्य सड़क ट्रांसपोर्ट होता है उसका यार्ड होगा, क्योंकि जो सामान कच्चे माल आएंगे और जो उद्योगों में तैयार होगा उसको बाहर जाना है बाजार में, तो इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े परिवहन यार्ड होते हैं। ये इसकी चौथी विशेषता होती है। पांचवी इसकी विशेषता होती है कि यहाँ पर बीमा और बैंकिंग सुविधाओं का संकेंद्रण होता है, ये इसकी पांचवी विशेषता होती है। छठी औद्योगिक प्रदेश की विशेषता होती है कि यहाँ पर एक तरीके से मिश्रित संस्कृति के लोग मिलते हैं, क्योंकि एक औद्योगिक क्षेत्र है, अब जैसे आप मान लो दिल्ली मेरठ गुरुग्राम औद्योगिक प्रदेश है, यहाँ पर पूरे देश के लोग काम करने के लिए आते हैं, दक्षिण भारत से भी, उत्तर भारत से भी, पूर्वी भारत से भी, पश्चिम भारत से भी, सभी जगह से लोग काम करने के लिए आते हैं। इसलिए औद्योगिक प्रदेश जो होता है यहाँ पर एक मिक्सअप संस्कृति, कॉस्मोपॉलिटन संस्कृति का विकास होता है। तो ऐसी सुविधा, ऐसी विशेषता वाला जो मैंने 7-8 पॉइंट आपको बताएं जो क्षेत्र होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। और आपके स्क्रीन पर जो 8 औद्योगिक प्रदेश दिखाई दे रहे हैं भारत में, ये इन्हीं सुविधाओं से युक्त हैं, इसीलिए हम इन्हें औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट है औद्योगिक विपदा, यानी कि भारत में जो सबसे चर्चित औद्योगिक हादसा है वो क्या है, भोपाल गैस ट्रेजेडी है जो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ये बेसिकली क्या है, एक औद्योगिक दुर्घटना थी जो यूनियन कार्बाइड के संयंत्र में घटी थी। ये किस चीज का कारखाना था, तो कीटनाशी का कारखाना। ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, एक तो ये भी प्रश्न कई बार पीटी में पूछता है कि किस प्रकार किसका संयंत्र था, तो यूनियन कार्बाइड का। प्रोडक्शन क्या होता था, तो कीटनाशी का होता था। और यहाँ पर
जो हाइड्रोजन साइनाइड है, जो एक प्रकार का विषैला गैस होता है, हाइड्रोजन साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनाइड, इन दोनों गैसों के रिसाव के कारण जो है सो यहाँ पर ये विपदा आई थी। और ये दोनों गैस का नाम आपको याद रखना है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था वो किन गैसों के रिसाव के कारण हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड जो है इसके कारण हुआ था। और ये एक ऐसा गैस है जिसके रिसाव के कारण क्या हुआ था, कई हजार लोग मारे गए थे, कई अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको कमजोर करने वाला, आंत शोथ की विकृति आदि से पीड़ित हुए थे। और आज भी जो है इस जिनको ये जिस परिवार के लोग इससे प्रभावित हुए थे उस परिवार में आज भी इससे संबंधित बीमारियां देखने को मिलती है। तो ये हमारे यहाँ एक प्रमुख औद्योगिक विपदा है। जब औद्योगिक विपदा होती है तो उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए ये भी हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला है कि जो घने बसे आवासीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से औद्योगिक क्षेत्र को दूर रखना चाहिए। नॉर्मली ये सरकार के द्वारा कोशिश भी होती है, लेकिन हमें को क्या करना चाहिए, जब भी सरकार को कहीं पर उद्योग लगाने का प्रयास करना चाहिए तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वो विरल जनसंख्या का क्षेत्र, क्योंकि जितनी ही सघन जनसंख्या होगी औद्योगिक विपदा आएगी उतना ही जोखिम और रिस्क बढ़ने की संभावना रहेगी। फिर है कि विषैले पदार्थों के भंडारण की क्षमता की सीमा होना चाहिए, बिल्कुल कि किस उद्योग के पास किस तरीके के मटेरियल होना चाहिए उसकी अपर लिमिट तय कर दी जानी चाहिए कि इससे अधिक भंडारण की क्षमता यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तीसरा है कि उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास किए जाने चाहिए। चौथा, आज की चेतावनी और अग्निशमन व्यवस्था, यानी कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, अब तो लगभग हर एक जगह उद्योगों में भी होता है और सही था, अर्ली वार्निंग सिस्टम और अग्निशमन की व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने की घटना हो या किसी भी तरह की घटना हो तो हम उसे कंट्रोल कर सकें। और सबसे जरूरी क्या होता है कि उद्योगों के समीप रहने वाले लोगों को औद्योगिक दुर्घटना की स्थिति यदि होती है तो ऐसे स्थिति में आप अपने आप को कैसे बचाएंगे, दूसरों को कैसे बचाएंगे, इसके लिए उस क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, यानी उनको संभावित प्रभावों के बचाव की जानकारी दी जानी चाहिए। जिस तरीके का उद्योग है उसमें किस प्रकार की आपदाएं हो सकती है और उन आपदाओं से आप खुद कैसे बच सकते हैं, दूसरों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसका प्रशिक्षण ट्रेनिंग स्थानीय लोगों को भी मिलना चाहिए। तो ये जो है औद्योगिक विपदा से बचाव के कुछ उपाय हैं। अब हम लोग आ गए हैं आज का जो मेन टॉपिक है मानव संसाधन। इस मानव संसाधन वाले टॉपिक में आप किन किन चीज़ों को जान पाएंगे, तो सबसे पहले इसमें कुछ जो है परिभाषिक शब्दावली है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर मानव संसाधन के अर्थ को समझेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या अर्थ होता है। हालांकि संसाधन के बारे में हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं और जो 8 क्लास का एनसीईआरटी है ये ऑल ओवर संसाधन पर ही आधारित है। और पहले भी जिस दिन पहली क्लास हो रही थी तो संसाधन पर जब डिटेल से चर्चा हुआ था तो आपको बताया। फिर विश्व में जनसंख्या का जो वितरण प्रतिरूप है इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसमें एक्स्ट्रा इनपुट भी है, ये ध्यान में रखेंगे। जनसंख्या घनत्व क्या है विश्व में, किस तरीके से, ये हम लोग जानेंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर क्या होते हैं, ये जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है, किन कारणों से जनसंख्या परिवर्तन होता है, विश्व में जनसंख्या परिवर्तन का प्रतिरूप यानी कि पैटर्न क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जनसंख्या का संगठन यानी कि जो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये ध्यान में रखना है। अब आइए सीधा हम लेके चलते हैं, कुछ चर्चा करते हैं फिर आपके पास आएंगे। सबसे पहले कुछ पारिभाषिक शब्दावली है। जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसको कहते हैं, कि जीवन प्रत्याशा क्या होती है। आप देखते हैं कि जब मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है तो मानव विकास सूचकांक मुख्यतः 3 मानकों के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जिसमें एक जीवन प्रत्याशा होती है।
तो जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या होता है, वो है कि यह वर्ष की संख्या को व्यक्त करता है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। यानी कि किसी भी जीवन प्रत्याशा किसी भी देश के नागरिकों के औसत आयु को व्यक्त करता है। जैसे भारत के संदर्भ में आप देखेंगे तो भारत के संदर्भ में मेल की जो अभी औसत आयु है ये 69 ईयर्स है, और फीमेल की जो औसत आयु है ये लगभग 72-73 वर्ष है। ये औसत आयु जो होती है किसी भी राष्ट्र के मेल और फीमेल जनसंख्या की, इसी को हम लोग जीवन प्रत्याशा कहते हैं। जापान जैसे देशों में जीवन प्रत्याशा काफी अधिक है, और जाहिर सी बात है कि जो जीवन प्रत्याशा होती है वो कई सामाजिक आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। अर्थात वहाँ पर स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं हैं, वहाँ पर खाद्य सुरक्षा की क्या सुविधाएं हैं, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी क्या है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, यानी कि तमाम तरीके की जो सामाजिक आर्थिक कारक होते हैं वो जीवन प्रत्याशा को प्रभावित करता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार जीवन प्रत्याशा आप शब्द यूज करते हैं लेकिन उसका एक्यूरेट अर्थ क्या होता है वो हमें पता नहीं होता है। तो ये किसी भी राष्ट्र के जनसंख्या के औसत आयु जो जीवित होती है या जीवित रहने की उम्मीद रहती है वो उसको व्यक्त करता है, जैसे भारत के संदर्भ में आपको बताया। दूसरा है जन्म दर, यानी बर्थ रेट क्या होता है। तो जन्म दर जो होता है प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या को काउंट किया जाता है। यानी कि 1000 बच्चा जन्म लिया और उस 1000 बच्चे में कितने जीवित रहे वो उसका जन्म दर कहलाता है। ठीक उसी तरीके से मृत्यु दर जो डेथ रेट है वो भी उसी को व्यक्त करता है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या को मापा जाता है। यानी 1000 चाइल्ड जन्म लिया और उस 1000 चाइल्ड में कितने की मृत्यु हो गई, तो जितने की मृत्यु हो गई वो एक मृत्यु दर के रूप में जाना जाता है। जन्म दर 1000 बच्चे पर भी और मृत्यु दर भी 1000 बच्चे पर। प्राकृतिक वृद्धि दर यानी कि नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है वो है एक देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। यही प्राकृतिक वृद्धि दर जो है बेसिकली एक तरीके से जनसंख्या वृद्धि दर को व्यक्त करता है। किसको, इसको आप जनसंख्या वृद्धि दर भी कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे कि जो जन्म दर है उसमें से मृत्यु दर को घटा देंगे कि एक्चुअल जो देश की जनसंख्या बढ़ रही होती है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो नेचुरल ग्रोथ रेट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड इट कैन बी फाइंड। किस तरीके से हम इसको निकालेंगे, तो मृत्यु दर को जन्म दर में से घटाकर हम एक्चुअल ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को प्राप्त करते हैं। प्रवास, माइग्रेशन जिसको आप कहते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को हम लोग क्या कहते हैं, यदि आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं तो वो है। फिर अप्रवास है कि जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो वो अप्रवास। और उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है, यानी कि जहां यदि आप भारत से अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिका जा रहे हैं तो ये अमेरिका गए, जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो अमेरिका गए अप्रवास। लेकिन आपने भारत छोड़ा, एक देश को छोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रवास कहते हैं। जहां से छोड़ा वहां के लिए उत्प्रवास शब्द प्रयोग होगा और जहां को गए वहां के लिए आप्रवास शब्द प्रयोग हो गया। और नॉर्मल माइग्रेशन का अर्थ होता है कि किसी क्षेत्र विशेष से लोगों का बाहर जाना या लोगों का आना, ये माइग्रेशन कहलाता है। तो इन शब्दों का आप अपने दैनिक जीवन में व्यापक प्रयोग करते होंगे आज तक, लेकिन इसका जो एक्चुअल अर्थ है वो आपको याद रहेंगे आज। तो अब आप कभी भी इसमें गलत नहीं करेंगे। जीवन प्रत्याशा क्या होता है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, प्रवास क्या है, अप्रवास क्या है, उत्प्रवास क्या है, ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। भारत सरकार के अधीन 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय गठन किया गया था। ये एक फैक्चुअल पॉइंट है, ये इसको ध्यान में रख लेंगे। अब है कि मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधन का क्या आशय है, इसके बारे में हमें जानना है। तो
मानव संसाधन का आशय जो है, सबसे पहले तो मानव संसाधन का अर्थ है कि किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या, ये जनसंख्या जो होती है एक संसाधन के रूप में होती है। जनसंख्या एक संसाधन के रूप में भी हो सकता है और जनसंख्या एक उस देश, उस समाज, उस परिवार के लिए बोझ के रूप में भी हो सकता है। लेकिन अभी आप ये जानिए कि किसी भी देश, समाज या राज्य को जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, किसी भी देश, समाज या राज्य को जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, ये इसका मूल्य तभी है जब वहां पर जनसंख्या है और उसको वह उपयोग करने में सक्षम है। नहीं तो प्राकृतिक संसाधन से संपन्न होते हुए भी उस संसाधन का यूज हो नहीं पाएगा, तो उसका कोई खास महत्व नहीं रह जाता। इसलिए जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में या सर्वोपरि संसाधन के रूप में जाना जाता है। फिर से इस बार एक समझ लीजिए कि जनसंख्या मानव संसाधन करता है यहाँ पर सिंपल वे में, और जनसंख्या संसाधन कब बनेगी उस पर चर्चा होगी। जनसंख्या जो है एक संसाधन के भी रूप में हो सकता है, एक बोझ के रूप में, लेकिन अभी हम जनसंख्या को संसाधन के रूप में जानते हैं। जनसंख्या जो है क्या है कि किसी भी देश, समाज, परिवार की जो जनसंख्या होती है वो सर्वोच्च संसाधन होता है। सर्वोच्च संसाधन क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकृति के द्वारा जो उपलब्ध संसाधन है ये भी उपयोग तभी होगा जब वहां पर जनसंख्या है और जनसंख्या में उसको उपयोग करने की कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजी उसने विकसित कर लिया है तब। तो इसीलिए जनसंख्या जो है वो सर्वोच्च संसाधन के रूप में माना जाता है। लेकिन किसी भी जनसंख्या को सर्वोच्च संसाधन या उसको बेहतर संसाधन बनाते कैसे, या वो बनता कैसे, इसके लिए क्या करना होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। तो जनसंख्या को संसाधन में बना वो तभी बनेगा जब उसके पास क्या हो, ज्ञान उपलब्ध हो, जब उसके पास क्या हो, बेहतर शिक्षा हो, जब बेहतर उसके पास क्या हो, स्वास्थ्य सुविधा हो और स्वास्थ्य हो, जब उसका कौशल विकास हो गया हो, जिसको आप स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, कौशल विकास हो गया हो। तो केवल जनसंख्या होना ही वो संसाधन के रूप में नहीं हो जाता है, जनसंख्या बोझ भी हो सकती है और संसाधन भी। ये संसाधन कब होती है जनसंख्या? जब आपके पास जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को अच्छा नॉलेज है, बेहतर शिक्षा व्यवस्था है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है, बेहतर स्किल विकसित कर दिया गया है, तब वो संसाधन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसको बेहतर ज्ञान नहीं है, बेहतर शिक्षा नहीं मिली, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, कौशल विकास नहीं हुआ, तो फिर वो जनसंख्या क्या होती है, किसी मुल्क, किसी राज्य, किसी समाज, किसी परिवार के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो जनसंख्या को क्या बनाती है, अर्थोपार्जक बनाती है। यही वो ऐसी चीजें हैं जो जनसंख्या को अर्थोपार्जक बनाती है। और यदि ये चीजें आपके पास नहीं है तो फिर आप अर्थोपार्जक नहीं होंगे। तो जब कोई व्यक्ति अर्थोपार्जक ना हो तो वो राष्ट्र के ऊपर भी एक तरीके से, परिवार के ऊपर भी, समाज के ऊपर भी, राज्य के ऊपर भी क्या होता है, भार के रूप में होता है। लेकिन यदि आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप एक स्किल्डफुल ह्यूमन कैपिटल के रूप में हो जाएंगे, अर्थोपार्जन करेंगे, आप अपने राष्ट्र के, अपने राज्य के, अपने समाज, अपने परिवार के विकास में योगदान देंगे। तो मानव संसाधन से आशय उसी संसाधन से है जिसकी अभी हम लोग जिक्र कर रहे हैं। केवल जनसंख्या होना ही संसाधन नहीं कहलाएगा, बल्कि जो आपके पास जनसंख्या है, अगर उस जनसंख्या को बेहतर नॉलेज, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जाकर वो ह्यूमन कैपिटल के रूप में कन्वर्ट होगा और फिर वो अर्थोपार्जक जनसंख्या बनेगी। अगर ये सुविधाएं नहीं है तो फिर वो किसी न किसी रूप में बोझ के रूप में, अर्थोपार्जक का अर्थ है कि परिवार के विकास में योगदान देने वाला हो, राज्य के विकास में योगदान देने वाला हो, समाज के विकास में, राष्ट्र के विकास में योगदान देने वाला हो, तो उसको अर्थोपार्जक जनसंख्या, यानी कि जो आय अर्जन कर सके। और योगदान केवल अर्थोपार्जन से ही नहीं होता है, बल्कि कई तरीके से योगदान होता है।
यह कोई जरूरी नहीं है कि जो पैसा कमाएगा वही बेस्ट ह्यूमन कैपिटल होगा। एक अच्छा सोच, यदि आपके दिमाग में इनोवेशन है, आइडिया है, नए नए आप आइडिया दे सकते हैं, तो आप भी एक ह्यूमन कैपिटल हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। वो मैंने समझने के लिए लिखा, लेकिन ह्यूमन कैपिटल एक ब्रॉडर सेंस है। आपकी जो अच्छी सोच है वो भी एक कैपिटल के रूप में यदि वो यूजफुल हो जाता है, तो केवल अर्थोपार्जक नहीं, इनोवेशन की प्रवृत्ति है आप में, प्रबंधन की क्षमता है आप में। और इनोवेशन प्रबंधन तभी आएगा जब आपके पास ज्ञान है, शिक्षा है, आप बेहतर हेल्दी हैं, कौशल विकास आपका कर दिया गया है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी का? कोई डॉट? यहाँ तक यदि सभी का क्लियर है तो अब आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं। जिनको समझने में दिक्कत है कहीं पर भी, तो आप एक पूछ सकते हैं। हम आपके चैट को देख रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो अब हो जाएगा, नेक्स्ट है इसी में कि विश्व जनसंख्या का जो वितरण प्रतिरूप है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो है वो किस तरीके से है, वो हमें जानना है। ये कुछ फैक्चुअल सेक्शन है। तो भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण प्रतिरूप कहते हैं। यानी कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक तरीके से परिभाषा हो गई कि जो धरातल है, जो भूपृष्ठ है, इस भूपृष्ठ पर जो जनसंख्या फैली हुई है, जिस तरीके से वो बसे हुए हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण प्रतिरूप कहते हैं। आप अपने गांव को देखिए और आप अपने गांव में देखिए कि पूरे गांव में जनसंख्या वितरण सभी जगह एक समान नहीं होगा। कहीं थोड़े सघन लोग बसे हुए होंगे, कहीं पर थोड़े से विरल बसे होंगे। तो आपके गांव में जो जनसंख्या एक तरीके से फैला हुआ है, वो आपके गांव के जनसंख्या का वितरण प्रतिरूप हो जाएगा। उसी को आप बड़े स्तर पर ग्लोब पर लागू कर दीजिए तो वो जनसंख्या वितरण प्रतिरूप को दर्शाएगा। विश्व में जनसंख्या वितरण क्या है? अत्यंत असमान है, विषम है। कुछ क्षेत्र घने बसे हैं और कुछ क्षेत्र अत्यंत विरल हैं। बिल्कुल, चूंकि जनसंख्या का जो बसाव होता है, जनसंख्या का जो बसाव होता है ये कई कारकों पर निर्भर करता है। कौन सा क्षेत्र सघन होगा, कौन सा क्षेत्र विरल होगा, ये थोड़ा सा आप भी जो है सो इसको एक इमेजिन कर सकते हैं। आप अपने गांव, अपने आसपास के क्षेत्र को देखिए। हालांकि गांव पर बहुत बड़े पैमाने पर लागू नहीं होता, लेकिन आप बड़े तौर पर सोचेंगे तो थोड़ा सा वहां पर भी ये लागू हो ही जाएगा कि जनसंख्या वितरण पैटर्न जो होता है वो किन किन कारकों से प्रभावित होगा। ये उच्चावाद से प्रभावित होगा, राजनीतिक कारण से, सामाजिक कारण से, आर्थिक कारण से, सांस्कृतिक कारण से, पर्यावरणीय कारणों से, निर्जातीय कारणों से। ठीक है, तो ये है। अब है कि विश्व जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के केवल 10% भागों पर निवास करते हैं। यानी आप अंदाज लगा सकिए, लगाइए कि विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका 90% भाग विश्व के कुल भूभाग के कितने लैंड पर बसा हुआ है? ओनली 10% पर। तो ये 10% एरिया कितना सघन होगा? इस 10% में भी कुछ एरिया काफी सघन होगा, कुछ एरिया काफी विरल होगा। वही कह रहा है। विषुवत रेखा के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत रेखा के उत्तर में अधिक लोग बसे हुए हैं। बिल्कुल, जो महाद्वीप है और जो जनसंख्या वितरण है, यदि इसको 0 डिग्री मान लिया जाए, तो जो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर है और ये जो सॉदर्न हेमीस्फीयर है, तो सॉदर्न हेमीस्फीयर में बेसिकली क्या है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका का कुछ एरिया आ जाता है और ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। उत्तरी गोलार्ध में पूरी की पूरी नॉर्थ अमेरिका आ जाती है, यूरोप आ जाएगा, एशिया आ जाएगा, कुछ अफ्रीका का एरिया भी आ जाएगा। तो विषुवत रेखा के दक्षिण की तुलना में उत्तर में क्या है कि जनसंख्या का बसाव अधिक है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 लोग केवल 2 महाद्वीपों में रहते हैं, और वो 2 महाद्वीप कौन सा है? एशिया है और अफ्रीका है। यानी कि आप अंदाज कीजिए कि विश्व की जो कुल जनसंख्या उसका लगभग 3/4 लोग जो हैं, ये 3/4 भाग जो है एशिया और अफ्रीका, इन दोनों ही महाद्वीप में रहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।
शाहीन एक बार आप देख लेंगे, हो सकता है कि ये 10% हो सकता है, 10% मिस्टेक से आ गया हो, 30% होगा तो आप एक बार देख लीजिए, मैं भी कल बता दूंगा, ठीक ना। ये हो सकता है मिस टाइपिंग हुआ होगा, तो हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा, विश्व की 60% आबादी केवल 10 देशों में रहती है। ये भी डाटा है, आपको ध्यान में रखना है, यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन का जो 60% पॉपुलेशन है वो क्या है कि केवल 10 कंट्री में है। इन सभी 10 देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। तो 10 कंट्री कौन सा हो सकता है, आप अंदाज कीजिए कि कौन कौन से ये देश हो सकते हैं। ये देश चीन हो जाएंगे, भारत हो जाएंगे, यूएसए हो जाएगा, इसके अलावा आप जाएंगे बांग्लादेश हो जाएगा, पाकिस्तान जैसे देश हो जाएंगे, ब्राज़ील हो जाएंगे। तो विश्व के जो कुल पॉपुलेशन है उन पॉपुलेशन में आप देखिए कि 60% आबादी केवल 10 देशों में, और ये जो 10 देश हैं इनमें प्रत्येक में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। अब अभी हम लोगों ने देखा है कि विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है, विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो हमने देखा है, अभी जिक्र किया है कि कहीं घने बसे हैं और कहीं सघन हैं। तो जो घने बसे हुए क्षेत्र हैं विश्व में वो कौन कौन सा है, तो सबसे पहला है दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया। तो दक्षिण एशिया एक तरीके से जो सार्क कंट्री हैं वो हो जाएंगे, और दक्षिण पूर्व एशिया हो गया जो आसियान देश हैं वो हो जाएंगे। ये काफ़ी डेंसली बसे हुए हैं। फिर यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका, यूरोप हो गया और उत्तर पूर्वी अमेरिका, ये आप सीधे कह लो, क्योंकि कनाडा का जो एरिया है वो थोड़ा सा क्या है कि पॉपुलेशन, चूंकि ध्रुवीय क्षेत्र में पॉपुलेशन कम है, तो उत्तर पूर्वी अमेरिका और यूरोप। फिर दक्षिण ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया कहने का अर्थ है कि यदि आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का डायग्राम बनाएंगे तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का एरिया है ये ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी घना बसा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि जो उत्तर पश्चिम या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है ये मरुस्थलीय और पठारी क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या है पॉपुलेशन काफ़ी कम है। दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया काफ़ी डेंसली। पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया में कौन कौन सा देश आ जाएगा, तो जैसे जापान है, उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, चीन को भी आप इसमें शामिल कर लेंगे। ये सारे देश जो हो जाएंगे, हांगकांग हो जाएंगे, ये सब काफ़ी डेंसली बसे हुए हैं। दक्षिण अमेरिका का प्रशांत और अटलांटिक तट, यानी कि जो साउथ अमेरिका का मानचित्र हम लोग बना लें इस तरीके से, तो साउथ अमेरिका का ये जो प्रशांत तट हो जाएगा और ये जो अटलांटिक तट हो जाएगा, ये भी काफ़ी डेंसली बसा हुआ है। और डेंसली क्यों बसा हुआ होगा दक्षिण अमेरिका का प्रशांत और अटलांटिक तट, तो बेसिकली इसका रीज़न ये है कि तटीय मैदान है, अनुकूल जलवायु होती है, मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है जलवायु दशा में, यानी कि ना तो अधिक गर्मी पड़ेगी और ना ही अधिक यहाँ पे सर्दी पड़ती है। फिर बंदरगाह आधारित यहाँ पर अर्थव्यवस्थाएं होती है, आयात निर्यात की सुविधाएं होती है, तो इसलिए तटीय क्षेत्रों में कहीं पर भी जनसंख्या का कंसंट्रेशन क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये विश्व में क्या है, ऐसे क्षेत्र हैं जो काफ़ी घने बसे हुए हैं, डेंसली बसे हुए हैं। अब विश्व में कुछ जो विरल बसे हुए क्षेत्र हैं वो कौन सा हो सकता है, उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश कहने का अर्थ हुआ कि जो हाई लैटिट्यूड का एरिया है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध, ये 0 डिग्री है, तो आप उत्तरी गोलार्ध में भी देखोगे कि लगभग 70 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ के बीच लगभग पॉपुलेशन नहीं है। और दक्षिणी गोलार्ध में तो आप लगभग ये मान के चलो कि जब आप 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, साउथ अक्षांश से आगे निकल जाते हैं 50 डिग्री, तो लगभग पॉपुलेशन नहीं के बराबर आपको मिलता है। न्यूजीलैंड को छोड़ दीजिए, तो 50 डिग्री के आगे जब आप चले जाएंगे दक्षिणी गोलार्ध में, तो 50 डिग्री से लेके आगे आपको पॉपुलेशन नहीं मिलेगा। तो उच्च अक्षांश चाहे उत्तरी गोलार्ध है या दक्षिणी गोलार्ध है, ये बिल्कुल क्या है, विरल बसे हुए। और विरल बसे हुए क्यों हैं, क्योंकि इस तरफ आर्कटिक है, इस तरफ अंटार्कटिक है। दक्षिणी गोलार्ध में वैसे भी जनसंख्या का कंसंट्रेशन कम है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि दक्षिणी गोलार्ध में महासागर का क्षेत्र बहुत बड़े क्षेत्रों में है, तो महासागर के क्षेत्र बड़े एरिया में फैले होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या कम है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में महासागर का क्षेत्र कम है और महाद्वीप का क्षेत्रफल अधिक है। तो उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण क्या है, जनसंख्या का कंसंट्रेशन बसाव अधिक है एज कंपेयर टू दक्षिणी गोलार्ध।
फिर है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो या दक्षिणी गोलार्ध में हो, ये कम जनसंख्या वाले हैं। जैसे अफ्रीका में सहारा हो जाएगा, भारत पाकिस्तान में थार मरुस्थल हो जाएगा, ईरान में दस्ते कबीर दस्ते लुट हो जाएगा, सऊदी अरब में जो कई सारा मरुस्थल है वो हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में आप चले जाएंगे तो चिली का अटाकामा मरुस्थल है, नामीबिया में नामीब मरुभूमि है, बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कई सारे मरुस्थल हैं। तो ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं ये काफ़ी विरल बसे हुए क्षेत्र हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रतिकूल जलवायु दशाएं हैं, वर्षा कम होती है, मृदा अच्छी नहीं होती है, तो जनसंख्या के भरण पोषण के लिए वहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए, बसाव के लिए जिस तरीके के क्लाइमेटिकल कंडीशन होनी चाहिए वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। फिर उच्च पर्वतीय क्षेत्र, उच्च पर्वतीय क्षेत्र जाहिर सी बात है हमारे यहाँ हिमालय देख लीजिए अपने यहाँ, तो इस तरीके के जो भी माउंटेनियस रीजन होते हैं वहाँ पर जनसंख्या का बसाव कम, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, कठोर जलवायु दशाएं होती है, फिर जो होता है जल संसाधन की कमी होती है, घर शेल्टर बनाना काफ़ी कठिन होता है। तो इसलिए जो है सो उच्च पर्वतीय क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले होते हैं। और विषुवतीय वर्षावन, जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होते हैं, तो ये इतने घने वन होते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन शेल्टर बनाना काफ़ी कठिन काम होता है। तो विश्व में ये जो है विरल बसे हुए, क्यों है विरल बसे हुए इसका भी हमने जिक्र किया है। तो क्यों वाले पॉइंट को आप जरूर अपने नोट्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या का घनत्व। तो सबसे पहले इसमें आपको जानना है कि जनसंख्या घनत्व हम किसे कहते हैं और विश्व में कौन से क्षेत्र हैं जो सघन जनसंख्या यानी अधिक जनघनत्व वाले हैं और कौन से क्षेत्र हैं जो कौन जनघनत्व वाले होते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा पर कौन कौन से कंट्री हैं ये आप एक बार मैप में नहीं देख सकते हैं क्या? विषुवत रेखा पर दक्षिण अमेरिका में जाएंगे तो ब्राजील हो जाएगा, कोलंबिया है, इक्वाडोर है। अफ्रीका में आ जाएंगे तो कॉन्गो है, जायरे है, जाम्बिया है, सोमालिया है, युगांडा, इस तरीके के देश हैं। एशिया में आ जाएंगे तो इंडोनेशिया हो जाएगा। एक बार पहले भी क्लास जब पहली हुई थी तो मैंने बताया था कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक सर्किल पर जो देश हैं उसको नोट कर लेना है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो भूपृष्ठ के इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। इस पॉपुलेशन डेंसिटी को बेसिकली किस में व्यक्त किया जाता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। इसका सिंपल सा अर्थ है एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, इसको आप इस तरीके से समझिए, किसी भी क्षेत्र में एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है, रहने वाले लोगों की संख्या, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं या जनघनत्व कहते हैं। तो उसी को हमने सिंपल शब्दों में लिखा है कि भूपृष्ठ के इकाई क्षेत्र, इकाई क्षेत्र का अर्थ है कोई निर्धारित क्षेत्र होगा, तो भूपृष्ठ के इकाई क्षेत्र पर जो रहने वाले लोगों की संख्या होती है, अर्थात एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनघनत्व कहते हैं। इसी के सहारे क्या होता है कि आप व्यक्त करते हैं कि कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो विश्व में जो अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? फिर से एक बार, दक्षिण एशिया यानी कि जो सार्क कंट्री है, 8 देश हैं जिसमें, वो हो जाएगा। फिर पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया जिसमें चीन को आप ले लीजिए, जापान है, उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, ये सारे हो जाएंगे। फिर दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि जिसमें आसियान कंट्री शामिल हैं वो हो जाएंगे। फिर दक्षिण मध्य एशिया, दक्षिण मध्य एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया एक तरीके से जिसको आप कहते हैं, जिसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये मुल्क सब शामिल हैं। और कुछ जो पश्चिम एशिया, अटलांटिक तटीय यूरोप, अटलांटिक तटीय यूरोप कहने का अर्थ है कि इसमें बेसिकली कौन कौन सा आ जाएगा? तो पुर्तगाल आ जाएगा, स्पेन आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, जर्मनी आ जाएगा, बेल्जियम आ जाएगा, ब्रिटेन ले लेंगे, नॉर्वे ले लेंगे।
तो ये जो अटलांटिक तटीय यूरोपीय कंट्री हैं, यहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी अधिक है। नेक्स्ट है अब कि जनसंख्या का, ये जो आपने देखा है कि विश्व में कहीं पर जनसंख्या काफ़ी अधिक है, विश्व में जनसंख्या कहीं पर काफ़ी कम है, ये असमान वितरण है। पॉपुलेशन डेंसिटी भी आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है ये काफ़ी डेंसली बसा हुआ है। विश्व के अन्य क्षेत्रों में जाएंगे तो इस तरीके से जनघनत्व हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब है कि ये जो जनसंख्या वितरण है या ये जो जनघनत्व होता है ये किन किन कारकों से प्रभावित होता है वो आप ध्यान से देखिए। तो जनसंख्या वितरण हो या फिर जनसंख्या घनत्व हो, ये किन किन कारकों से प्रभावित होते हैं? तो इसमें सबसे पहला कारक हो जाएगा भौगोलिक कारक, और भौगोलिक कारक में पहला हो जाएगा स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज और प्राकृतिक आपदा। स्थलाकृति कहने का अर्थ है कि पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, किस प्रकार का क्षेत्र है। जाहिर सी बात है कि पर्वतीय क्षेत्र पर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि पर्वतीय क्षेत्र में कठोर जलवायु दशाएं होती है, उपजाऊ मृदा नहीं मिलती है, फिर वहाँ पर घर बनाना काफ़ी कठिन काम है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं विरल जनसंख्या वाले होते हैं, वहाँ पर जनघनत्व भी कम होगा। उसके तुलना में पठार पर कुछ अधिक जनसंख्या हो सकती है, और उसके तुलना भी मैदानी क्षेत्र जो है अधिक जनघनत्व वाले होते हैं। मैदानी क्षेत्र क्यों होंगे? क्योंकि उपजाऊ मृदा है, घर बनाने के लिए कच्चे माल है, परिवहन की सुविधाएं यानी कि तमाम तरीके की फैसिलिटी उपलब्ध है, इसलिए वहाँ पर बेहतर होगा। फिर है जलवायु। जलवायु कहने का अर्थ है कि जो तापमान है, जो वर्षा है, जो आर्द्रता है, ये भी क्या होना चाहिए? एक अनुकूल दशा होनी चाहिए, क्योंकि आप एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है सो वहाँ पर आप नहीं रह सकते। यदि बहुत गर्मी है तो भी वहाँ पर मानव बसाव काफ़ी कठिन हो जाता है, और यदि काफ़ी ठंडी है, हमेशा माइनस में टेम्परेचर है, तो वहाँ भी मानव बसाव काफ़ी कठिन होता है। लेकिन यदि मृदु टाइप का जलवायु है तो फिर वहाँ पर जनसंख्या का कंसंट्रेशन हो जाता है। मृदा जो है उपजाऊ होगी तो जाहिर सी बात है कि वो अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकती है। तो उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व तो नॉर्मली क्या होगा? अधिक। और भारत में आप देख भी सकते हो कि जो हमारे यहाँ मरुस्थलीय मृदा है राजस्थान, वहाँ की जनसंख्या घनत्व, और जहाँ पर जलोढ़ मृदा है मैदानों में पंजाब से लेकर असम तक, वहाँ पर जो जनघनत्व है ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। खनिज, मिनरल्स की उपलब्धता है तो ये आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। जाहिर सी बात है कि जहाँ पर मिनरल्स उपलब्ध हैं वहाँ पर क्या होगा? जनसंख्या का कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि आर्थिक विकास को प्रेरित करेगा। आर्थिक विकास सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। और प्राकृतिक आपदा, यदि कोई क्षेत्र बार बार प्राकृतिक आपदा के आने वाला होगा या आपदाओं के लिए सुभेद्य हो, वेनरेबल हो, तो फिर वहाँ पर जनघनत्व कम हो जाएगा। ऐसे क्षेत्र से क्या होता है कि जैसे मान लो कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बार बार चक्रवात आए, सुनामी आ जाए, भूस्खलन हो जाए, एवलांस हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, ज्वालामुखी की आपदा आती है, तो ऐसे क्षेत्रों से लोग क्या होते हैं कि पलायन कर जाते हैं सुरक्षित क्षेत्रों की ओर। तो जिन क्षेत्रों में नेचुरल क्लाइमेटीज अधिक आएगा, बार बार नेचुरल क्लाइमेटीज आएगा, वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगा, जनसंख्या का बसाव कम होगा। लेकिन जो क्षेत्र इन प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुभेद्य नहीं है, वहां पर नॉर्मली क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व तो अधिक होगा, लोगों का बसाव अधिक होगा। तो एक भौगोलिक कारक है जो, और ये जो पॉइंट आपको बता रहे हैं ना, ये केवल विश्व बल्कि भारत में भी जब आप जनसंख्या को पढ़ने के लिए जाएंगे तो यही फैक्टर होंगे कि भारत में जो कहीं पर अधिक जनसंख्या और कहीं पर कम है उसके पीछे क्या लॉजिक है, यही लॉजिक होगा। ठीक है, फिर होता है सामाजिक आर्थिक कारक, यानी परिवहन के साधन, औद्योगिक क्षेत्र, रोजगार की उपलब्धता, धर्म और संस्कृति महत्ता वाले स्थान, आवासीय सुविधा और शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा। जाहिर सी बात है कि जहाँ पर परिवहन की बेहतर सुविधा होगी, चाहे वो सड़क परिवहन हो, वायु परिवहन हो, रेल परिवहन हो या अन्य परिवहन के साधन, वहाँ पर बसाव अधिक होगा। जहाँ पर इस तरीके फैसिलिटी नहीं होंगे वहाँ पर कम जनसंख्या। औद्योगिक क्षेत्र है तो वहाँ पर रोजगार उपलब्ध होगा, और रोजगार उपलब्ध है तो लोग वहाँ पर रहेंगे, तो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले जो धार्मिक शहर होते हैं, जैसे अपने यहाँ प्रयागराज देख लो, वाराणसी देख लो, उत्तराखंड में कई सारे हैं, तो हमारे यहाँ नहीं बल्कि विश्व में भी जो धार्मिक
सांस्कृतिक महत्व के शहर होते हैं, स्थल होते हैं, वहाँ पर जनसंख्या का बसाव अधिक होता है। फिर है आवासीय सुविधा, यानी कि घर बनाने की, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो जो जैसे आप इसका उदाहरण, शिक्षा का उदाहरण देखो, कोटा। कोटा में जो है सो कोचिंग की फैसिलिटी काफ़ी अधिक है, चाहे जिस प्रकार की, खासकर मेडिकल कोचिंग की, इंजीनियरिंग कोचिंग की फैसिलिटी, देश के कोने कोने से लोग वहाँ पर जाते हैं। तो कोटा का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अधिक है राजस्थान में। इसी तरीके से स्वास्थ्य, तो जिस शहर में बेहतर हाई स्तर की हॉस्पिटैलिटी होगी, स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगे, तो लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए वहाँ पर जाएंगे, तो वहाँ पर जनसंख्या का बसाव अधिक होता है। तो ये जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारक हैं, ये भी जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक कारण, शांति और गृह युद्ध, सांप्रदायिक दंगे और सांप्रदायिक सौहार्द, जातीय नरसंहार, ये ऐसी चीजें हैं जो क्या करता है, जनसंख्या के प्रवसन को प्रेरित करता है, माइग्रेशन को प्रेरित करता है। कोई क्षेत्र यदि शांत है, गृह युद्ध वहां पर नहीं हो रहे हैं, तो लोग वहां पर रहना चाहेगा। लेकिन यदि कोई क्षेत्र अशांत है, गृह युद्ध हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जातीय नरसंहार हो रहे हैं, तो वहां आतंकवाद का क्षेत्र है, तो वहां से लोग क्या होगा, धीरे धीरे पलायन करेगा सुरक्षित क्षेत्रों की ओर। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखते हैं कि जब मध्य पूर्व में जो मिडल ईस्ट कंट्री है, जब वहाँ पर आईएसआई का उदय हुआ था, तो आपने देखा होगा कि सीरिया, तुर्की, इन सभी देशों से बड़े पैमाने पर जनसंख्या का पलायन हुआ था। तो ये क्या था, क्योंकि वो अशांत क्षेत्र हो चुका था आतंकवाद के कारण। तो इसलिए यदि कहीं शांति है, गृह युद्ध नहीं हो रहा है, किसी प्रकार के सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे, लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द है, कम्युनल हार्मोनी है, भाईचारे की भावना है, तो वहां पर जनसंख्या का कंसंट्रेशन होगा। लेकिन जहां पर इस तरीके की चीजें नहीं है, तो फिर वहां पर जनसंख्या विरल होगी, वहां से लोग भागेंगे, माइग्रेशन करेंगे और सुरक्षित क्षेत्रों की ओर जाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। अब है जनसंख्या में परिवर्तन। तो यूएई में तो डेजर्ट है, जनसंख्या क्यों अधिक है? यूएई में डेजर्ट है, लेकिन वहां पर क्या है ना, सबसे बड़ी बात है कि वहां पर बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। ना केवल यूएई, बल्कि जो गल्फ कंट्री है, सभी डेंसली बसे हुए हैं और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाई जाती है। फारस की खाड़ी के किनारे अवस्थित है यूएई, इसलिए वहां पर व्यापार की सुविधा है। तो व्यापार की सुविधा होने के कारण, फारस की खाड़ी के तट पर होने के कारण, और सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में समृद्ध होने के कारण, वहां पर क्या है कि जनसंख्या सघन। और जनसंख्या सघन इसलिए भी है क्योंकि वहां पर बाहर से लोग बहुत गए हैं, क्योंकि वहां पर जो उद्योग है और वहां की जो अर्थव्यवस्था है, वहां पर जो है सो छोटे छोटे नॉन स्किल्ड श्रमिक से लेके स्किल्ड श्रमिक तक की जरूरत है। आप एक देख लो कि लगभग 90 लाख भारतीय गल्फ कंट्री के आसपास के देशों में रहते हैं, यानी कि सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, ये तो केवल 90 लाख भारतीय लोग वहां पर हैं। आप इसी तरीके से जब 90 लाख भारतीय लोग वहां पर हैं, तो अन्य देश के भी लोग वहां पर होंगे। तो एक्चुअल में उन देशों में जो जनघनत्व अधिक है, वो बाहर से गए हुए लोगों के कारण भी है। और वो बाहर से गए हुए लोग कौन हैं? तो जो रोजगार की तलाश में गए हैं, जिनको वहां पर रोजगार मिला, जिसमें इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, छोटे छोटे क्लर्क, कर्मचारी, हर एक व्यवसाय से लगे हुए लोगों की वहां पर जरूरत है। तो इसलिए यूएई में या उस तरीके के जो देश हैं, वहां पे जनघनत्व अधिक है। ठीक है, समझ में आया ब्रजेश कुमार जी? वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ा दीजिएगा ना सर? कोशिश करेंगे, जरूर पढ़ाएंगे। विशाल कुमार लिख रहे हैं, सर शस्त्र विद्रोह और गृह युद्ध में डिफरेंट क्या है, प्लीज बताइए। अभी शस्त्र विद्रोह और गृह युद्ध में क्या अंतर है, आप ज्योग्राफी से पूछिए तो मैं बता दूं। तो जनसंख्या परिवर्तन यानी पॉपुलेशन चेंज क्या है? तो जनसंख्या परिवर्तन का तात्पर्य एक निश्चित समय अवधि में, एक फिक्स ड्यूरेशन में लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। ये परिवर्तन दोनों तरीके का हो सकता है, ये ध्यान में रखेंगे।
विश्व की जनसंख्या परिवर्तनशील रही है, और ऐसा वास्तव में किसके कारण? तो ये जनसंख्या परिवर्तन जन्म दर के कारण, मृत्यु दर के कारण और प्रवास के कारण होता है। तो जनसंख्या परिवर्तन का क्या अर्थ है? तो एक निश्चित समय अवधि में लोगों की संख्या में परिवर्तन। लोगों की संख्या में परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है। ये हो सकता है सकारात्मक भी, और ये हो सकता है नकारात्मक भी। यानी कि एक निर्धारित समय में यदि जनसंख्या बढ़ी है तो वो सकारात्मक परिवर्तन होगा, और जब जनसंख्या घट जाए तो वो नकारात्मक परिवर्तन भी है। तो जनसंख्या परिवर्तन का अर्थ केवल बढ़ने वाली जनसंख्या से नहीं है। जनसंख्या परिवर्तन का अर्थ जो है सकारात्मक, यदि बढ़ी है तो उससे भी है, और यदि जनसंख्या घटी है तो उससे भी है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप देखोगे कि भारत में जनगणना इतिहास को देखोगे तो भारतीय जनगणना इतिहास में 1921 का जो वर्ष है ये महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। हम इन्हें महाविभाजक वर्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि जो 1911 से लेके 1911 से लेके 1921 इस दशक में भारत की जनसंख्या निगेटिव में चली गई थी, इसलिए 1921 के वर्ष को जनगणना के इतिहास में महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। तो परिवर्तन का अर्थ दोनों होता है। अब किसी भी क्षेत्र में निश्चित समय अवधि में ये जो जनसंख्या परिवर्तन सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, ये मेनली तीन कारकों का परिणाम होता है। ये एक होता है, इसमें योगदान होता है जन्म दर का, दूसरा इसमें योगदान होता है मृत्यु दर का, और तीसरा इसमें योगदान होता है प्रवास का। अब देखो प्रवास क्या है कि प्रवास में यदि जाने वाले लोग से अधिक लोग आ जाएं तो फिर पॉजिटिव चेंजिंग हो जाएगी। एक एक करके समझो। प्रवास के हिसाब से यदि किसी क्षेत्र से 10 लोग बाहर गए लेकिन 20 लोग आ गए तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, एक इस कंडीशन में। दूसरा हो सकता है कि 20 लोग चले गए, केवल 10 ही लोग आए, तो इस कंडीशन में वहां नकारात्मक चेंजिंग हो जाएगा। और इन दोनों को एक साथ समझना है कि अगर जन्म दर मृत्यु दर के तुलना में अधिक है तो पॉजिटिव वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि कुल जन्म दर अधिक हो, कुल जनसंख्या अधिक होगी। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में जन्म दर के तुलना में मृत्यु दर अधिक हो जाए तो वहां की कुल जनसंख्या क्या होगी? घटने लगेगी। तो इसलिए जनसंख्या परिवर्तन का जो अर्थ होता है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होगा। सकारात्मक कैसे जाएगा वो इस कैलकुलेशन से आपको याद रखना है, और नकारात्मक भी कैसे जाएगा वो इसी कैलकुलेशन से याद रखना है। तो जनसंख्या परिवर्तन मूलतः इन्हीं तीन कारकों का परिणाम होता है। अब ये जो तीन कारक हैं, ये तीन कारक कई कारकों पर निर्भर करेंगे। ये तीन कारक राजनीतिक कारण पर निर्भर करेगा, सामाजिक कारण पर निर्भर करेगा, आर्थिक कारण पर निर्भर करेगा, धार्मिक और सांस्कृतिक कारक पर, निर्जातीय कारकों पर निर्भर करेगा, कई सारे कारकों पर निर्भर करेगा। तो ये है। अब विश्व जनसंख्या के जो परिवर्तन की प्रवृत्ति है उसको 4 सेगमेंट में, 4 सेक्शन में बांट कर, यानी प्रारंभ से लेके 1800 तक जनसंख्या परिवर्तन किस तरीके से, 1800 से लेके 1970 के मध्य तक किस तरीके से, 1970 से लेके 1999 और 1999 के बाद वर्तमान समय तक। तो मानव इतिहास की लंबी अवधि यानी 1800 तक विश्व की जनसंख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ी। अब धीरे धीरे बढ़ी, क्यों बढ़ी इसका रीजन आपको जानना है। और धीरे धीरे बढ़ी जिसका कारण क्या है, तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही इस समय उच्च थे। यानी कि 1800 से पहले तक विश्व की जनसंख्या जो धीरे धीरे बढ़ी उसका पहला कारण क्या है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थे। तो जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च हो और लगभग बराबर हो तो कुल प्राकृतिक दर जो होती है लगभग स्थिर होती है। ठीक है, उसके कारण अब कहीं पर यदि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक है तो उसका कारण क्या हो सकता है कि कुपोषण और महामारी हो सकती है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हो सकती है, खाद्यान्न की कमी हो सकती है। तो ये ऐसे 4 फैक्टर हैं आप, और ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ही है एक प्रकार का। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जब आप पढ़ते हैं तो आप भारत की भी जनसंख्या को, अभी तक जो भारत की जनसंख्या है इसको यदि आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पर रखेंगे तो
फिट बैठ जाता है कि प्रथम चरण में भारत की भी जनसंख्या काफी धीरे धीरे बढ़ी। क्यों धीरे धीरे बढ़ी? क्योंकि भारत में उस समय जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक थे। और भारत में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्यों अधिक थे? क्योंकि उस समय कुपोषण की स्थिति थी, महामारी थी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी, खाद्यान्न की कमी थी, तो अकाल आता था और लोग बड़ी संख्या में मरते थे। महामारी आती थी, लोग बड़ी संख्या में मर जाते थे। लेकिन 1800 से लेके 1970 के मध्य विश्व की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ी। इस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट स्टेज, यानी कि ये जो 1800 से लेके 1970 के बीच का समय है विश्व जनसंख्या का, इस बीच में विश्व की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ी और इसलिए इस समय अवधि को क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं। ये जो जनसंख्या विस्फोट की अवस्था हुई विश्व में, इसका कारण क्या है? तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। पहला है कि जन्म दर पूर्ववत रहना जबकि मृत्यु दर में कमी आ जाना। यानी कि मान लो कि जन्म दर जो पहले स्टेज में था वैसा सेकेंड स्टेज में भी है, लेकिन मृत्यु दर में कमी आ गई। तो जब मृत्यु दर में कमी आ जाएगी और जन्म दर पहले जैसा रहेगा तो कुल जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ने लगेगी, इसलिए जनसंख्या बढ़ी। और ऐसा किस लिए? तो मृत्यु दर में कमी कब आएगा? कहीं पर जब स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार हो जाए, कुपोषण में कमी आ जाए, महामारी पर नियंत्रण हो जाए, खाद्यान्न की आपूर्ति हो जाए। तो जब ये चार फैसिलिटी विकसित होने लगती है तो मृत्यु दर में कमी आ जाती है और मृत्यु दर में कमी आ जाने के कारण क्या होता है कि कुल जनसंख्या बढ़ने लगती है क्योंकि जन्म दर पूर्ववत स्टेज में है। लेकिन 1970 से 1999 के मात्र 30 वर्ष की अवधि में विश्व की जनसंख्या दोगुनी हो गई, अर्थात 6 अरब हो गई। अब तो अभी कितनी आप लोग कमेंट में लिखो। और इसका मुख्य कारण क्या है? तो खाद्य आपूर्ति और स्वास्थ्य सुविधा पहले की तुलना में और बढ़ गई और जो जन्म दर है वो माना जाता है। अभी भी विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जहां पर आप देखेंगे कि विश्व में जनसंख्या परिवर्तन का प्रतिरूप सर्वत्र समान नहीं है, बिल्कुल सर्वत्र समान नहीं है। कहीं पर जनसंख्या वृद्धि दर काफी अधिक है तो कहीं पर जनसंख्या वृद्धि दर काफी कम है, कहीं पर स्थिर हो चुका है। विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक भी जा रही है, खासकर जो कॉकेसैड प्रजाति के लोग हैं, जहां पर कॉकेसैड प्रजाति में यह देखा गया है कि जनसंख्या जो है वो एक तरीके से निगेटिव जा रही है। तो जो परिवर्तन के प्रतिरूप है उसमें क्या है कि जो दक्षिण एशिया यानी कि सार्क कंट्री, दक्षिण पूर्व एशिया यानी आसियान, पश्चिम एशियाई देश यानी कि एक तरीके से जो गल्फ कंट्री है और उसके आसपास जो अन्य देश हैं वो पश्चिम एशिया, जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। इसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप में भी जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रहा है। कई देश ऐसे हैं अफ्रीका के जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर 3 से 4% के बीच है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी? आप लोग कमेंट में लिखो। भारत की जो वार्षिक वृद्धि दर है जनसंख्या की वो भी, और जो दशकीय है डिकेड का है वो, दोनों कमेंट में आप लोग लिखिए कि भारत की वार्षिक और दशकीय वृद्धि दर कितनी है। अफ्रीका के अभी भी कई देश हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि 3 से 4% के बीच है, और जब जनसंख्या वृद्धि दर 2% या उससे अधिक हो तो वो जनसंख्या विस्फोट का स्टेज माना जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में। तो जिन देशों में ऐसा होगा वहां पर अभी जनसंख्या विस्फोट की दशा होगी। जबकि यूरोप के कुछ देश में, खासकर पूर्वी यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे देशों में जनसंख्या लगभग स्थिर हो चुकी है। विश्व के महानगर जो मेट्रोपॉलिटन हैं और मेगालोपोलिस हैं वो जनसंख्या कंसंट्रेशन के केंद्र बनते जा रहे हैं। कंसंट्रेशन का अर्थ है कि जहां पर सघन जनसंख्या है, लोग वहां पर रोजगार, स्वास्थ्य, अन्य सुविधाओं के कारण आ रहे हैं, वहां की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। पूर्वी यूरोप में कौन कौन सा हो जाएगा? अभी आप पूर्वी यूरोप को मानचित्र को दिमाग में लाइए और देखिए वहां पर क्या स्थिति है। रूस की जनसंख्या काफी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, चीन में भी जनसंख्या लगभग क्या है ना स्थिर हो चुकी थी, क्योंकि चीन की जनसंख्या में क्या था कि पहले क्या था कि पॉपुलेशन नीति उनकी ऐसी थी तो धीरे धीरे वहाँ युवा आबादी कम होने लगी और इसलिए चीन ने अपनी जनसंख्या पॉलिसी को रिव्यू किया है और वहाँ पर लोगों को 2 बच्चे की इजाज़त दी गई ताकि देश को युवा जनसंख्या चाहिए, क्योंकि वहाँ वृद्धों की जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही थी। तो ये है जनसंख्या परिवर्तन का प्रतिरूप। और जो जनसंख्या प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो यही होते हैं जो हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है कि प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है? ये जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर का परिणाम होता है, जो पीछे हमने चर्चा किया है।
जो माइग्रेशन का पैटर्न होता है उस पर भौगोलिक कारक जो पीछे चर्चा कर चुके हैं, पर्यावरणीय कारक यानी आपदा से रिलेटेड, राजनीतिक कारण यानी शांति स्थिरता हिंसा निर्जातीय संहार सरकार की पॉलिसी ये सब, आर्थिक कारक जो पीछे पर है, सामाजिक सांस्कृतिक। तो जनसंख्या प्रतिरूप जो कहीं पर है प्रेजेंट में और जो चेंज होता है वो इन्हीं कारकों का परिणाम होता है। तो यहां तक सभी का क्लियर है? कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। किसी के पास कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आइए थोड़ा सा एक दो चीजें इसमें और भी है। जनसंख्या संगठन ये बहुत बड़ा टॉपिक है। चलिए आइए यहाँ पे जनसंख्या संगठन। तो जनसंख्या संगठन जो होता है उसमें कौन कौन सी, एक तो ये डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि इनमें से किनको जनसंख्या संगठन में शामिल किया जाता है या शामिल नहीं है। तो एक पीटी का प्रश्न ही है ये, अपने में आपसे पूछा जा सकता है सिविल सर्विसेज में भी और स्टेट पीसीएस में भी कि जनसंख्या संगठन में कौन शामिल होता है और कौन शामिल नहीं होता है। तो आयु संरचना जो एज स्ट्रक्चर है वो इसमें शामिल होता है, लिंग संरचना, साक्षरता का स्तर, स्वास्थ्य दशाएं, व्यावसायिक संरचना और इनकम संरचना, इन 6 सेक्शन को मिलाकर जनसंख्या संगठन तैयार होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन 6 के बारे में चूंकि हम लोग 8 क्लास के एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं तो उतना डिटेल से नहीं दिया हुआ है। आप जब 11th 12वीं क्लास के एनसीईआरटी में जाएंगे तो जो है सो इसमें आ जाएगा। लेकिन कुछ जो यहाँ पर संक्षिप्त में दिया हुआ है उसको जान लीजिए कि जनसंख्या संगठन से हमें जानकारी क्या मिलती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न आपसे आ सकता है, ठीक ना। दोनों उत्प्रवास उस देश के लिए प्रयोग किया जाएगा जहां से जनसंख्या माइग्रेट करेगी जाएगी। अप्रवास जैसे क्या कहा जाता है, अप्रवासी भारतीय, आप इससे समझिए। आप लोग जो है ना, अप्रवासी भारतीय किनको कहते हैं बताइए, उसी से इसी से पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। अप्रवासी भारतीय किसको कहा जाता है? जो देश में आते हैं उन्हें अप्रवासी नहीं कहते हैं। अप्रवासी भारतीय कहने का अर्थ है कि वे भारतीय जो भारत से जाकर किसी दूसरे देश में रहते हैं और वहां की नागरिकता ले लिए हैं, वो अप्रवासी भारतीय कहलाते हैं। तो अप्रवास, हमने आप्रवास क्या बताया था कि जैसे हमने बताया कि भारत का एक व्यक्ति यूएसए चला गया, तो यूएसए चला गया तो वो और वहां रह गया तो वो अप्रवासी हो गया भारत के लिए। और उत्प्रवास हुआ कि चूंकि हमारे देश से गया है तो वो उत्प्रवास हो गया। तो जब हम अप्रवासी भारतीय का जिक्र करते हैं तो फिर हाँ, जो विदेश में रहते हैं, ठीक है ना, जो विदेश में रहते हैं। तो जो विदेश में रहते हैं, कौन विदेश में रहते हैं? जो किसी देश को छोड़कर अन्य देश में जाते हैं। तो जो किसी देश को छोड़कर अन्य देश में जाते हैं तो उसको अप्रवासी कहते हैं। तो वही तो मैंने बताया था कि अप्रवास यानी कि जहां को गए वहां के लिए अप्रवास है, जहां से जा रहे हैं उसके लिए उत्प्रवास है। क्लियर है? अब ये एक शब्द याद रखेंगे, अप्रवासी भारतीय। बार बार अपने यहाँ चर्चा होता है कि देश के विकास में अप्रवासी भारतीयों का क्या योगदान है। ये अब आया समझ में दोनों कि अप्रवास और उत्प्रवास क्या है। तो जनसंख्या संगठन में से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? सबसे पहले से हमें ये जानकारी मिलती है कि किसी देश में कितने पुरुष और कितनी महिला जनसंख्या है। क्योंकि जनसंख्या संगठन में हमने जिक्र किया है कि इससे लिंग संरचना की जानकारी मिलती है। तो लिंग संरचना की क्या जानकारी मिलती है? तो लिंग संरचना की जानकारी ये मिलती है कि किसी देश में कितने पुरुष और कितने महिलाएं हैं, ये हमें जनसंख्या संगठन से जानकारी मिलती है। पहला, वह किस आयु वर्ग के हैं इसकी भी जानकारी मिलती है। ये दूसरा, जैसे कि पीछे के स्लाइड में है ना कि आयु संरचना, तो उस देश में जो पुरुष और महिला की जनसंख्या है कितनी है
और किस आयु वर्ग के हैं, ये जो है इससे हमें जानकारी मिलती है। दूसरा, तीसरा है वह कितने शिक्षित हैं, यानी कि जो पुरुष और महिला जनसंख्या है वह कितने शिक्षित हैं। तो यहाँ पर देखो तीसरा है ना साक्षरता का स्तर, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, वह कितने शिक्षित हैं। फिर है कि वहां पर चौथा पॉइंट है कि वह किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं, यानी कि वहां की जो पुरुष और महिला जनसंख्या है वह किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए, कृषि कर रहे हैं, उद्योग में लगे हुए हैं, सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं, या क्या काम कर रहे हैं, ये तो वह किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं। यहाँ पर देखो व्यावसायिक संरचना की जानकारी, पांचवा पॉइंट आ गया। छठा पॉइंट है यहाँ पे कि उनकी आय का स्तर क्या है, यानी उनका इनकम और स्वास्थ्य दशाएं कैसी है, स्वास्थ्य दशाएं कैसी है, इनकम संरचना और स्वास्थ्य। एक जनसंख्या संगठन जो होता है उनसे हमें 6 चीजों की जानकारी मिलती है कि आयु संरचना अर्थात उस देश में महिला और पुरुष की जनसंख्या कितनी है, लिंग संरचना कि कितनी महिला और पुरुष की जनसंख्या, और महिला और पुरुष की जनसंख्या वो कितने आयु के हैं, उनके साक्षरता का स्तर क्या है, स्वास्थ्य दशाएं, व्यावसायिक संरचना और इनकम क्या है, वो हमें जानकारी मिलती है। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने का सबसे उपयुक्त विधि है जनसंख्या पिरामिड, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहा सकते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड क्या क्या दर्शाता है, तो ये भी अपने आप में एक पीटी का प्रश्न हो जाएगा। सीधे आपसे प्रश्न में आ जाएगा कि एक देश की जो जनसंख्या पिरामिड होती है उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो जनसंख्या पिरामिड से क्या जानकारी मिलेगी, ये यहाँ पर है। और प्रश्न ये भी हो सकता है कि जनसंख्या संगठन से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, तो ये 6, बिल्कुल ये यूपीएससी स्तर का प्रश्न है, ये ध्यान में रखेंगे। तो कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित है, यानी कि 0 से 6, फिर जो 15, 0 से 6 फिर ऊपर जाएंगे तो इस तरीके से कुल जनसंख्या का प्रतिशत विभिन्न वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और महिला में विभाजित है। तो जनसंख्या पिरामिड से हमें ये जानकारी मिलती है। तो एक हो गया जनसंख्या संगठन से क्या जानकारी मिलती है, और दूसरा है जनसंख्या पिरामिड से हमें क्या जानकारी मिलती है। इस तरीके के प्रश्न जो है यूपीएससी में पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में कम होता है इस तरीके के प्रश्न। हाँ, लेकिन जो आज आपने पढ़ा है ये आपके मेंस में बहुत काम आएगा। कहीं पर यदि भारत में भी पूछता है कि भारत में जनघनत्व एक समान है, इसके पीछे कारण क्या है, तो अब आप आराम से लिख सकते हो कि इसका क्या भौगोलिक कारण है, क्या सामाजिक कारण है, क्या आर्थिक कारण है, क्या पर्यावरणीय कारक है, क्या अन्य कारक है, वो वितरण प्रतिरूप पर आ जाएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। ये बहुत ही मेंस में आपके लिए यूजफुल होगा। क्लियर है सभी का? तो 8th क्लास का जो एनसीईआरटी था ये आपका समाप्त होता है, और इसके साथ आज का क्लास भी समाप्त करेंगे। सभी को थैंक्स है, धन्यवाद है, गुड नाइट भी है, ठीक है।